तो मेरा बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था मेरे बेटा कि दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, और मेरा बेटा वो फोर्स जो है किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन चीजों को वेरी करेंगे तो कब बढ़ जाएगा, कब फोर्सेस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज जो आज हमने पढ़नी है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हम बड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, उसमें जीरो फील्ड पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे एंड हाउ कैन वी फाइंड कि जीरो फील्ड पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है ना, अगर वो सेम है अपोजिट है, तो वो सारी बातें आज करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेरा बेटा आज हम बात करें, स्लो आवाज थोड़ी है मेरी, ठीक है ना, गला खराब होने की वजह से। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा बेटा, एक तो इलेक्ट्रो का मतलब मेरा बेटा चार्ज, ठीक है, चार्ज, और मेरा बेटा स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। जब चार्ज को हम रेस्ट में स्टडी करें, चार्ज को हम रेस्ट में, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज व्हेन दे आर इन रेस्ट, तो हम उसको कहते हैं मेरा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी करें और वो किसमें हो मेरा बेटा, रेस्ट में हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज property of charge study at कब मेरा बेटा, at rest, या the study of properties of charge when they are in rest, ठीक है, तो जब वो रेस्ट में, सही। तो मेरा बेटा बेसिकली हमारे पास जब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में, तो चार्ज एक पार्टिकल है, और मेरा बेटा याद रखिए पार्टिकल जब भी होंगे उनके पास अगर मास है, तो मास दो बॉडी के दरमियान हो, तो मेरा बेटा एक लॉ तो हमें वैसे ही समझ आता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल। कौन सा लॉ? तो मेरा बेटा मास, तो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता था मेरा बेटा, कि हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अभी हम डिस्कस ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे बस। तो मेरा बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली दो कौन से बॉडी के दरमियान होता है, जिसके दो बॉडी का क्या हो मेरा बेटा, मास। लेकिन याद रखिए ये फोर्स जो होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मेरा बेटा, वो ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कैसा होता था, अट्रैक्टिव। कैसा होता है, अट्रैक्टिव, यानी कि दो बॉडी हमारे पास क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि अगर कोई भी दो बॉडी है जिसके पास मास है मेरा बेटा, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, ये बॉडी दूसरी बॉडी, तो मेरा बेटा दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल। लेकिन मेरा बेटा लॉ ऑफ कूलम्स लॉ हमें दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को बताता है, कूलम्स लॉ दो चार्जेस के दरमियान, ठीक है ना। तो मेरे बेटा यहां पर मास नहीं बल्कि क्या देखते हैं हम, चार्ज, ठीक है ना। एंड चार्ज में मेरे बेटा कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, है ना। चार्ज हमारे पास ये अट्रैक्टिव भी फोर्स हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ द चार्ज, डिपेंडिंग ऑन दी। अब मेरा बेटा अगर हमारे पास टू सेम चार्ज है, टू सेम चार्ज क्या करेंगे मेरा बेटा, टू सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल, और मेरा बेटा टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, टू अपोजिट चार्ज, जैसे हमारे पास मेरे बेटा टू सेम चार्ज है, तो कौन से चार्ज हो सकते हैं, लेट्स सपोज एक प्रोटॉन दूसरा भी प्रोटॉन, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। लेकिन हमारे पास टू अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज मेरा बेटा अट्रैक्ट करें, जैसे हमारे पास एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन।
अब ये फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज, ठीक है। एंड यू कैन फाइंड मेरा बेटा, अगर हम किसी को चार्ज बॉडी कहते हैं तो लेट सपोज मेरा बेटा उसमें चार्ज हमें बताया गया है, एक चीज आपको कॉन्सेप्ट में पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम बात करने जा रहे हैं चार्ज में, तो याद रखिएगा एक बेसिक फॉर्मूला, जब भी हमारे पास चार्ज की हम बात करते हैं तो चार्ज की क्वांटिटी या नंबर ऑफ चार्ज मेरा बेटा Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, N इंटू E, दैट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्या शो करता है मेरा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो E मेरा बेटा चार्ज ऑफ किसका है, चार्ज ऑफ क्या बोलते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और क्या है मेरा बेटा, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जो भी होगा चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस तरीके से फाइंड करते हैं, तो N की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, वी कैन फाइंड कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर एडेड और रिमूव। ऐड किया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेरा बेटा याद रखिए हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब मेरा बेटा कूलम्स लॉ क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों होता है, जबकि हमारे पास ग्रेविटेशन में क्या होता था मेरा बेटा, सिर्फ कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव। दोनों बॉडी आपस में क्या करते हैं, सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, रिपल नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन कूलम्स लॉ में अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों है। तो मेरा बेटा कैसे पे डिपेंड करता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लेते हैं हम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पन्ना हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा बेटा, तो दो चार्ज है, अब मेरा बेटा दो चार्ज है Q1 और दूसरा Q2, इन दोनों के दरमियान मेरा बेटा डिस्टेंस है R, ठीक है। तो अगर इन दोनों को किसी डिस्टेंस R पे रखा गया, लेट सपोज ये पॉजिटिव ले लेते हैं, ये भी पॉजिटिव लेते हैं, दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। जाहिर सी बात है दोनों कौन से चार्ज है, सेम चार्ज, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है इस केस में मेरा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या मेरा बेटा, मल्टीप्लाई, क्या, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड, हमने बात किया मेरा बेटा व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सही, तो मेरा बेटा क्या बना, F इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सही, तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स क्या हो जाएगा, कम, और जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा बेटा मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बना, प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। दोनों कंबाइन किए तो जिससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ऊपर आ गया मेरा बेटा Q1 Q2 अपॉन क्या बना, R स्क्वायर, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते थे मेरा बच्चा याद है, यहाँ क्या आता था, कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट कहलाता मेरा बेटा, K, कूलम कांस्टेंट, क्या कहलाता है, कूलम कांस्टेंट, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ। सही, यहां से हमें सीखना है कि हमारे पास
फोर्सेस किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है मेरा बेटा और किन किन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, ओके मेरा बेटा, के कूलम कांस्टेंट तो होता है, लेकिन याद रखिए मेरा बेटा, के कूलम कांस्टेंट तो है, और हमारे पास कूलम कांस्टेंट को, हमारे पास इस कूलम कांस्टेंट को हम जब ओपन करके देखते हैं मेरे बेटा, तो के जो है वो किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट तो मेरा बेटा 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 पाई तो इसका मतलब के की वैल्यू डिपेंड कर रही है मेरा बेटा एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट सर? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ बिटवीन द चार्जेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, अभी हम लिख फ्री स्पेस और एयर, दोनों के लिए हम यही इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो मेरा बेटा इसकी वैल्यू फिक्स है, एयर या फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, क्या थी मेरा बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, क्या बना था मेरा बेटा, कूलम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब ये वैल्यू रखते हैं 4 पाई की वैल्यू तो सब रख सकते हैं मेरा बेटा, सही, तो 4 पाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं, सबके लिए रख सकते हैं। तो मेरा बेटा अगर 4 पाई रख लिया, 1 डिवाइड बाई 4 पाई डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 8.85 एक्सपोनेंट, देन के की वैल्यू यू कैन फाइंड इट 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के। सही, तो ये तो एयर के लिए फिक्स हो जाता, लेकिन मेरे बेटा हमारे पास मीडियम टू मीडियम इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। 3 चीजों पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है, पेपर में याद रखिएगा, एमसीक्यूज में जब वो पूछेगा आपसे, ठीक है, जब वो एमसीक्यूज में आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा मेरा बेटा कि 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। आप पूरे फॉर्मूले को अब हम ओपन करके देखें तो हमारे पास 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। के को अगर हमने रखा यहां पर इस फॉर्मूले में मेरा बेटा, इस फॉर्मूले में के को ओपन करके रखा तो क्या है मेरा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सही, अब मेरा बेटा 3 चीजों में 4 पाई, यहां पर जितनी भी चीजें, ये 4 पाई तो मेरा बेटा क्या है, कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं, परमिटिविटी चेंज हो सकता है, इसमें कोई और मीडियम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड कौन किस पे कर रहा है मेरा बेटा, नंबर 1 मीडियम, कौन सा मीडियम, चार्ज के दरमियान मीडियम। ये चार्ज के दरमियान क्या रखा गया है, खाली स्पेस है, एयर है, कोई और चीज फिल किया गया जिसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। अगर फ्री स्पेस और एयर के अलावा कोई और चीज रखा गया इन दो चार्ज के दरमियान, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो इसकी वजह से ये इसको क्या कहलाता है मेरे बेटा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नॉट मीडियम पे। तो कौन सी चीज रखेगा उसकी वैल्यू मेरा बेटा अलग अलग होती। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है मेरे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किस पे डिपेंड कर रहा, और ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पेपर में एक दफा हमारे पास एमसीक्यूज आया था ना मेरे बेटा, हमसे पूछा क्या नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, वैल्यू सेम रहे, दोनों पहले प्लस था, अब वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों को क्या कर दिया, माइनस। तो मेरे बेटा नेचर क्या हो गया, तब्दील। क्या फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, तो जवाब है नहीं, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा, मैग्नीट्यूड, डिपेंड नहीं कर रहा नेचर। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों पॉजिटिव होता तो रिपेल करता, अब दोनों नेगेटिव है तब भी क्या है, रिपल्जन। लेकिन मेरे बेटा वैल्यू अगर सेम था तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। अब मेरा बेटा अगर एक को प्लस कर दिया एक को माइनस कर दिया तो रिपल्जन के बजाय क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। लेकिन मेरा बेटा मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम था तो फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगी चेंज होके, लेकिन मेरा बेटा उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, सेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसा है, सेम। तो मेरा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। एंड देन मेरा बेटा डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस, है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, जाहिर सी बात है स्क्वायर होता है। तो इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। अभी हम इस पे डिटेल में बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। ठीक है, नेचर ऑफ दी चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता, कौन सा मीडियम रखा गया चार्ज के दरमियान इस पे डिपेंड किया। दूसरा, चार्ज की वैल्यू कितनी, ठीक है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ेगा फोर्स भी क्या होता चलेगा,
बढ़ता चला जाएगा। तीसरा मेरा बेटा, इनके दरमियान सेपरेशन कितना बढ़ा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम, और डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों मेरा बेटा, यहां पर क्या बोला हमने, कैसा है, इनवर्स में, ठीक है, इनवर्स। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड है फोर्स, ठीक है, चौथी कोई चीज नहीं है मेरा बेटा। आइए अब इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, फर्दर डिस्कस करते हैं हमारे पास कि हमारे पास अगर फोर्स को तब्दील करना है मेरा बेटा और किन चीजों पे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं पेपर में अगर डिफरेंट मीडियम आ गया या डिफरेंट वैल्यूज आ गए। पहले हम मीडियम से स्टार्ट करेंगे। मीडियम को अगर चेंज करेंगे मेरा बेटा, किसके अलावा भी मैंने बोला, फ्री स्पेस बोले या एयर बोले, दोनों कैसा रहेगा मेरा बेटा, दोनों के लिए वैल्यू कैसी रहेगी, सेम, ठीक है, फ्री स्पेस बोले और एयर बोले दोनों के लिए वैल्यू कैसी रहेगी। उसके अलावा कोई मीडियम चार्ज के दरमियान फिल कर दिया, इन दो चार्ज के दरमियान कोई और मीडियम फिल कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन क्या मेरा बेटा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो मेरा बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में दो चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या होगा मेरा बेटा, लेट सपोज तुमने क्या डाल रख दिया, दो चार्जेस के दरमियान एयर हटा के दो चार्ज है, दोनों के दरमियान लकड़ी वुड लगा दी। अब मेरा बेटा वो मीडियम क्या बन जाएगा, डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि उसके उन दो चार्ज के दरमियान अभी क्या पड़ा है, वुड, कोई मेटल, ठीक है। तो कोई भी मीडियम हो, किसके अलावा, एयर के अलावा और फ्री स्पेस के अलावा, उन मीडियम को चार्ज के दरमियान जो चीज पड़ी हुई है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहलाई, ठीक है। अब वो उस चार्ज को, फोर्स को बढ़ाती है या कम करती है, आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं बाद में। आइए, तो मेरे बेटा परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सही, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है मेरे बेटा। परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मेरे बेटा याद रखिए एप्सिलॉन नॉट लिखा था एयर के लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन। अब ये परमिटिविटी मीडियम करता क्या है, मीडियम बेसिकली करता क्या है चार्ज के दरमियान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना मेरा बेटा। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम लफ्ज इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है अगर परमिटिविटी बढ़ी तो मीडियम परमिट करेगा और चार्ज को परमिट करने नहीं देगा। दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, खुद को मीडियम अगर अपने आप को परमिट करेगा तो दूसरों को परमिट करने नहीं देगा, समझ रहे हो। तो घर में एक अगर कोई बड़ा है तो वो खुद परमिट करे तो बाकी का ऑर्डर चलने, इसी तरह परमिटिविटी अगर उसकी वैल्यू बढ़ी तो मीडियम परमिट कर जाएगा चार्ज को परमिट करने। इसका मतलब हुआ सर अगर परमिटिविटी बढ़ाएंगे तो फोर्स चार्ज की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्योंकि मीडियम अपने आप को परमिट कर लिया और चार्जेस को क्या कर दिया, रोक दिया, तो इसके चार्जेस के ऑर्डर नहीं चल रहे, परमिटिविटी के ऑर्डर चल रहे, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये है बेसिकली परमिटिविटी। अगर आप परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बढ़ाएंगे तो मेरा बेटा याद रखिए वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा चार्जेस के दरमियान कम। तो बेसिकली जब आप कभी परमिटिविटी मेजर करते हैं, सुनिए लफ्ज, अगर कभी आप परमिटिविटी मेजर करते हैं तो बेसिकली आप मेजर कर रहे हैं कि ऑपोजिशन ऑफ चार्ज के आपस में जो उनकी फील्ड है, उसको आपस में जो उनकी फील्ड इंटरएक्ट करने जा रही है, जो फोर्स लगाएगी, तो मेरे बेटा जो मीडियम है उनकी फील्ड को कितना अपोज कर रहा है। अगर मीडियम उसके फील्ड को अपोज करेगा तो फील्ड इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीडियम क्या कर रहा है, फील्ड को अगर उनकी अपोज करेगा तो फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस पहुंचेंगी नहीं, और इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं पहुंचेंगी तो फोर्स भी नहीं लगेगी। लगता कैसे है मेरा बेटा फोर्स चार्ज के दरमियान, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता था, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। किसके थ्रू लगाता है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ट्रेवल करती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद कम होती चले जाएंगी तो फोर्स भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद कम होते चले जाएंगी तो फोर्स भी चार्ज के दरमियान क्या हो जाएगा,
कम। तो जब मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ती है तो वो अपोज करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की वजह से उनके दरमियान क्या हो जाता है मेरे बेटा, फोर्स भी क्या हो जाता है, कम। तो याद रखिए हमारे पास अब बेसिकली इट इज द मेजर ऑफ, अगर तुम बेसिक डेफिनेशन में देखो ना, इट इज द मेजर ऑफ, ठीक है, इट इज द मेजर ऑफ, किस चीज का मेजरमेंट है मेरा बेटा, इट इज द मेजर ऑफ opposition of electric field lines, electric field lines due to, किसकी वजह से मेरा बेटा, मीडियम या ड्यू टू मीडियम। तो इलेक्ट्रिक लाइंस को कितना अपोज कर रहा है मीडियम, इलेक्ट्रिक लाइंस को कितना अपोज कर रहा है मीडियम, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम परमिट कर लिया खुद को और अपोज कर दिया किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। खुद को परमिट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट करने नहीं दिया, तो फील्ड लाइंस ट्रेवल नहीं करेंगी तो फोर्स क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कम हो जाएगा। तो समझ लो जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ती है तो मेरा बेटा फोर्स क्या होते हैं, कम होते चले जाता है। आइए हम इसको सॉल्व भी करके देखें। तो परमिटिविटी मेरा बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन, एयर का किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। एक और कॉन्सेप्ट सीखा था हमने, उसको कहते थे मेरा बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। सही सही। तो रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी जब भी लफ्ज रिलेटिव का आता है मेरा बेटा, तो इसका मतलब है रिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, रिलेट कर, समझ रहे हो ना। तो रिलेट कर रहे हैं, एक को किसी से रिलेट कर रहे हैं, सही, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। मेरा बेटा रिलेटिव परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर से, समझ रहे हो। और इसको किससे रिलेट करते हैं, किसी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी को रिलेट करके देखते हैं, किससे, एयर से। किसको, डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी को रिलेट करके देखते हैं एयर से। एक बात याद और रखें कि हमारे पास सबसे कम परमिटिविटी एयर या फ्री स्पेस की होती। जैसे ही कोई और मीडियम डालोगे उसकी परमिटिविटी एयर से लाजमी है, कोई और मीडियम डालोगे तो मेरे बेटा उसकी परमिटिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ उसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी, ये अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम डाला तो उसका मतलब वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा मेरे बेटा, कम हो जाएगा। तो अब हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी रिलेट करके बताता है कि हमारे पास दूसरा मीडियम कितना गुना ज्यादा परमिट कर रहा है अपने आप को, किसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले। डाइलेक्ट्रिक कितना परमिट कर रहा है अपने आप को एयर के मुकाबले में, कौन करके बताता, रिलेटिव। तो मेरे बेटा इसीलिए इसको रेशियो लेते हैं, जैसे याद करो, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। इससे क्या पता चला, लेट सपोज मेरा बेटा हमारे पास इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी of dielectric to the permittivity of air या free space, एयर या फ्री स्पेस। समझ रहे हो। तो मेरा बेटा ये रिलेट करके बताएगा वो कितना गुना ज्यादा। तो इसका अगर हमारे पास कभी एप्सिलॉन आर की वैल्यू, मेरे बेटा देखो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 लिखी हुई, तो इसका मतलब है कि जो डाइलेक्ट्रिक है, इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक 5 गुना ज्यादा परमिट कर रहा है, इसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले। किसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा फैला रहा है, परमिट कर रहा है, और चार्ज को कम फैलने दे रहा है 5 गुना, किसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले। तो इसीलिए जब हम इसकी वैल्यू निकालते तो रेशियो निकालते हैं परमिटिविटी ऑफ, किसका बोला मेरा बेटा, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू द परमिटिविटी ऑफ एयर।
समझ? ओके मेरा बेटा, अगर मैं इस वैल्यू से रिलेट करके दिखाऊं तो मेरे बेटा ये एप्सिलॉन नॉट एयर की परमिटिविटी डिवाइड से कहां चले गई, मल्टीप्लाई, तो एप्सिलॉन किसके बराबर बना, 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 5 गुना ज्यादा है किससे मेरा बेटा, एयर की परमिटिविटी। सही, 5 गुना ज्यादा है डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी, 5 गुना ज्यादा है एयर के मुकाबले। ठीक है, हमने सिर्फ क्या देखा था, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है, 5। तो हमें इससे पता चला कि जो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक है वो 5 गुना ज्यादा है किसके मुकाबले में, एयर। इसका मतलब यही होगा कि 5 गुना कम हो जाएगा मेरा बेटा कौन, फोर्स। कौन कम हो जाएगा, फोर्स 5 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे मीडियम अपने आप को 5 गुना ज्यादा परमिट कर रहा, तो फोर्स को 5 गुना क्या कर देगा मेरा बेटा, कम। आइए हम फोर्स से रिलेट करके भी देखते हैं। तो मेरा बेटा हमने क्या किया, दो चार्ज के दरमियान, हमने क्या किया, दो चार्ज के दरमियान Q1 एंड Q2 मेरा बेटा R, और इसमें हमने हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 5 थी। अब हमने बोला 5 गुना क्या हो जाना चाहिए, फोर्स कम। तो हम फोर्स कहां देख रहे थे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन। अब मेरा बेटा मैं इक्वेशन लिखूं इस फोर्स के लिए, यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो भी परमिटिविटी होगी उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से। तो मेरा बेटा फोर्स की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, F इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई। अब क्या एप्सिलॉन नॉट लिखूं, एयर है क्या यहां पर, कौन है, तो एप्सिलॉन बना। मेरे बेटा चार्ज की वैल्यू तो वैसी ही है सर, Q1 Q2, और मेरे बेटा डिस्टेंस भी अगर सेम है तो दैट इज R स्क्वायर। एंड वी हैव सीन दैट मेरा बेटा क्या है यहां पर, अगर रिलेटिव परमिटिविटी को देखें तो रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही है ना, रेशियो है किन चीजों का मेरा बेटा, परमिटिविटी ऑफ एयर। तो मेरा बेटा यहां पर अगर मैं इसको एप्सिलॉन देखूं तो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये डिवाइड से कहां चला गया मेरा बेटा, तो क्या मैं एप्सिलॉन नॉट को यहां पर पुट कर दूं, सही मेरा बेटा। तो क्या बना, 1/4 पाई क्या, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर फोर्स बदल गया होगा, इसको F डैश लिख देता हूं, बदल गया होगा, पहले F था भाई, एयर था, तो लिख लेते हैं F डैश, कोई मसला नहीं, F डैश लिख दिया मैंने। तो मेरे बेटा मैंने एप्सिलॉन R को सेपरेट कर लिया, एंड देन मेरा बेटा मैंने क्या किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन R को बाहर निकाल दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर। सही मेरा बेटा, तो आप देखिए ये किसके बराबर मेरा बच्चा, F के बराबर, यस। तो मेरा बेटा मैं पुट कर दूं यहां पर, तो क्या बना मेरा बेटा, 1/एप्सिलॉन R इंटू मेरा बेटा क्या बना, F मल्टीप्लाई बाय F डैश। एक लफ्ज आपको बोला था मेरा बेटा, अब बताइए F डैश इज ग्रेटर देन F या F इज ग्रेटर देन F डैश, F डैश इज ग्रेटर देन F, मेरा बेटा लेस देन है, क्योंकि ये फोर्स कहां पर है, डाइलेक्ट्रिक में। वजह क्यों बनी मेरा बेटा, फोर्स कम हो जाएगी क्योंकि परमिट ज्यादा करेगा, उसके अलावा वजह देखिए, मैंने आपको एक लफ्ज अभी बोला, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है किसके मुकाबले में। अगर मैं ज्यादा को कम से डिवाइड करूं, ज्यादा को कम से डिवाइड करूं, तो मेरा बेटा हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ज्यादा को कम से डिवाइड करूं तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, लेस देन 1 कब आती है, जब कम को ज्यादा से डिवाइड करो। इक्वल टू 1 कब आती है, जब दोनों बराबर हो। सही, और हमने बात की कि मीडियम में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी परमिटिविटी क्या होती है मेरा बेटा, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। तो इसका मतलब है हमेशा ज्यादा ही सही, कोई भी डाइलेक्ट्रिक उठा के डाल लो, कोई भी मीडियम उठा के डाल लो, उसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी किसके मुकाबले में,
इसका मतलब सर आप यही कह रहे हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगी, हमेशा 1 से, और अगर ज्यादा वैल्यू 1 से ज्यादा वैल्यू से डिवाइड किया, लेट्स सपोज 2 से, तो इसका मतलब है एफ को डिवाइड कर रहे हो, एफ को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो इसकी फोर्स क्या हो गई 2 टाइम्स। अब मेरा बेटा अभी हमने लिखा था परमिटिविटी कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो मेरा बेटा मैंने इसकी जगह क्या रख दिया 5, तो एफ को डिवाइड किया तो कितना आ गया 5 गुना कम हो गया, 5 गुना। लेट सपोज हमारे पास इसकी वैल्यू मेरा बेटा एफ की वैल्यू थी 50 न्यूटन, और हमने मेरा बेटा एप्सिलॉन आर है मेरा बेटा 5, तो मेरा बेटा डिवाइड कर दिया 5 से 1, तो हमारे पास कितना बना, इसकी वैल्यू एफ डैश की वैल्यू सिर्फ 10 न्यूटन आएगी दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान पहले कितना आ रहा है 50, बाद में कितना आया 10, 5 गुना कम हो गया। समझ आ गई मेरे बेटा। तो जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते जाते हो, तो मेरे बेटा जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे फोर्स क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर? ओके। चलो एक आख सवाल ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज हमारे पास मेरा बेटा एक इक्वेशन बन गई है, सर ये परमिटिविटी ऑफ कहां है, एफ डैश परमिटिविटी ऑफ, सॉरी फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन डाइलेक्ट्रिक, ये मेरा बेटा रिलेटिव परमिटिविटी, एंड दैट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, से फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन, और मेरा बेटा एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन। अब मेरा बेटा हमसे बोला लेट सपोज दो चार्जेस थे, उनके दरमियान एयर में फोर्स था हमारे पास 20 न्यूटन, कितना फोर्स है 20 न्यूटन, सही, और जिस अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया उसकी वैल्यू मेरा बेटा 2, तो बताइए जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है उसकी परमिटिविटी 2 टाइम्स, तो आप बताइए अब कितना फोर्स होगा उन चार्जेस के दरमियान। तो मेरे बेटा हम कैसे निकालेंगे, एफ डैश मेरे बेटा 1/2, और मेरे बेटा ये कितना है 20, तो कितना आ गया 10 न्यूटन। तो एयर में अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स कम होके 20 से कितनी हो गई 10। समझ आ गई मेरे बेटा। तो जितनी वैल्यू याद रखो इसकी ज्यादा होती है उतना फोर्स क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, ठीक है। क्या इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, क्या इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, तो जवाब है एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से कम नहीं हो सकता भाई कभी भी। तो एक चीज पे तो डिपेंड करके मेरे बेटा मीडियम में मैं देखा जैसे डाइलेक्ट्रिक फील करोगे फोर्स क्या होता चला जाएगा, कम होता चलेगा। एक की डिपेंडेंसी देख ली हमने मीडियम में। आइए दो और डिपेंडेंसी, अब किस पे डिपेंड करता है मेरा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सही, ओके। और अगर कोई चीज भूल जाओ, मैं थोड़ा सा अगर स्पीड में चल रहा हूं और आप ना लिख सको तो वीडियो आएगा तो उसमें पॉज करके दोबारा से लिख लें, ओके। समझ गए मेरे बेटा। अब तो जितना ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू उतना गुना फोर्स कम हो जाए, डन मेरा बेटा। अब अगर हमारे पास मैं दूसरी चीज देखूं मेरे बेटा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है मेरे बेटा। अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों किससे मेरे बेटा। तो लेट सपोज मेरे बेटा अगर हमारे पास जो भी वैल्यू थी ये F1, और अगर मेरा बेटा मैंने इसमें 2-2 कूलम चार्ज बढ़ा दी तो इनके वैल्यू हो गई मेरे बेटा, इसको नाम रख दिया F डैश, दूसरे में भी 2 कूलम बढ़ा दिया उसका भी नाम रख दिया सॉरी Q1 डैश, और उसका नाम रख दिया Q। अब दोनों में चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी,
फोर्स कितना गुना बढ़ जाएगा, हम कैसे निकालेंगे मेरे बेटा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे। तो मेरे बेटा क्या बनता है इक्वेशन, F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू, याद रखिएगा, Q1 डिवाइड बाई Q2 और मेरे बेटा Q1 डैश डिवाइड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। सही, तो याद रखिएगा ये इक्वेशन भी हम कुछ सवालात करेंगे। तो फोर्स जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाओगे, देखो डैश आ गया, ठीक है, F2 के साथ, F2 के साथ Q1 डैश, Q2 डैश, F1 के साथ Q1 और Q2। तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाओगे, ठीक है। एक ऐसी सवाल ले लेते हैं, एक ऐसे सवाल लेते हैं, देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है। मेरे बेटा मैंने लिया, लेट सपोज कीजिए एक चार्ज है 4 कूलम है और दूसरा चार्ज है मेरा बेटा, इसकी वैल्यू है लेट सपोज 5 नहीं लेते, 6 कूलम ले लेते, 6 कूलम ले लेते, ठीक है। और इनके दरमियान अभी जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास है 2 न्यूटन, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस में 4 कूलम माइनस में, -4 कूलम यहां ऐड किया, ठीक है। क्या बोला हमने, -2 कूलम ले लेते, -2 कूलम इज एडेड, बोला हमसे -2 कूलम एडेड इन ईच। तो बताइए हमारे पास एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश की वैल्यू -2 कूलम हर एक में ऐड कर दिए तो कितने हो जाएगी वैल्यू। हाँ मेरे बेटा, फॉर्मूला आपके सामने, इसको क्या नाम रख दिया आपने, एफ, पहले वाले को क्या रखा एफ, बाद में क्या रखा एफ डैश। तो बताइए अगर हमारे पास दोनों में -2 कूलम ऐड कर देंगे हर एक में, तो बताइए कितना हो जाएगा फोर्स, एफ डैश बताइए मेरा बेटा। क्या एफ में लिखा, एफ डिवाइड बाई सर एफ डैश, सॉरी एफ डैश इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई Q1 डैश और Q2 डैश। सही मेरा बेटा। अब हमारे पास देखिए एफ की वैल्यू पता है आपको, कितना बताया, 2 न्यूटन। एफ डैश की वैल्यू आपने निकालनी है, इसको ऐसे रहने दिया। अभी Q1 की वैल्यू पता है 4, Q2 की वैल्यू पता है डिवाइड बाई Q1 डैश की वैल्यू पता है, ये प्लस का 4 है और ये -2 कूलम मेरा बेटा। तो मेरा बेटा कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, याद रखो ये प्लस का 4 और ये माइनस का 2, तो मेरा बेटा 2 कूलम बन जाएगा। और मेरा बेटा ये कितना है 6, -2 ऐड किया तो मेरा बेटा 4 हो। सारी वैल्यूज है आपके पास, सारी वैल्यूज है, एफ डैश निकाल लोगे अब। हाँ मेरा बेटा एफ डैश निकाल लोगे, सही। तो मेरा बेटा ये 4 6 24 और ये मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये हमारे पास एफ डैश बना 2 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो 16 डिवाइड बाई 24 और मेरा बेटा बना 2 डिवाइड बाई 3, दैट इज योर एफ डैश। 0. कितना आएगा 0.66 निकालना आता है ना भाई, कैसे निकालते हैं 0.66, है ना, 1/3 किसके बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाई, है ना, 0.33 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.66 समझ आ गया मेरा बेटा। तो दूसरे डिपेंडेंस है कि चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अब यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो गया, कम हो गया ना, पहले कितना था 6 था, बाद में कितना हो गया 2 और, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो मेरे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम हो तो फोर्स भी क्या हो गया 0.66 हो गया ना, पहले कितना था 2 था। तो मेरा बेटा जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम हुआ तो फोर्स भी क्या हो गया मेरा बेटा कम हो।
तीसरा मेरा बेटा किस पे डिपेंड करता, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सही, तो मेरा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है F1, हाँ भाई, डिवाइड बाई, अगर हम देखें R1 का स्क्वायर, अगर दो चार्जेस थे Q1 Q, इनके दरमियान मेरा बेटा डिस्टेंस था R1, जब डिस्टेंस को बढ़ा दिया यहां पर Q1 और Q2 के दरमियान, अब डिस्टेंस मेरा बेटा R2 कर दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा पहले से कम, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, F2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर। तो मेरा बेटा मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा। तो F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, ये नीचे तो ये ऊपर, ये ऊपर तो ये नीचे, दैट इज। अगर मैंने वैल्यू बोल दी मेरा बेटा, F1 की वैल्यू थी 2 मीटर, F2 R2 की वैल्यू है 4 मीटर, शुरू में फोर्स था हमारे पास F1 5 न्यूटन, तो बताइए F2 कितना होगा, F2 कितना होगा। सही, तो हमने क्या किया मेरा बेटा, वैल्यू रख ली, वैल्यू रख लेते हैं भाई। R2 बोल दिया सर आपने 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 बोल दिया मेरा बेटा 2 का स्क्वायर, F1 आपने बोला है कितना मेरा बेटा 5 डिवाइड बाय F2 निकालना, ये इधर चला गया, तो हमारे पास क्या बना, F2 इज, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो मेरा बेटा कितना बना 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 20 डिवाइड बाई 16 किसके टेबल में आता, 4 की टेबल में आता है, हाँ भाई 5 डिवाइड बाई 4, ये F2 आ गया। अगर हम देख ले मेरा बेटा कितना कम हो गया, कोई बता सकता है, 1.25 न्यूटन। कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया, हाँ भाई 5 को तोड़ दो, 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4 1, 1 डिवाइड बाई 4 0.25, तो मेरा बेटा कितना बना 1.25। सही, इनवर्स ऑफ स्क्वायर, इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, ये याद रखिएगा, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मेरा बेटा इनवर्स रखते हैं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डन। अब मेरा बच्चा यह सोचेगा, ठीक है, पेपर में सवाल बाद में बहुत सिंपल से दे देता है, कहता है भाई हमने ना डिस्टेंस को हाफ कर दिया, कितना कर दिया, तो इसका मतलब R2 कितना है, R1 के मुकाबले में आधा है, R2 क्या है आधा। अब इतने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, डिस्टेंस क्या कर दिया, हाफ कर दिया। मेरा बेटा आपने क्या करना है, इस इनवर्स होता है ना, आपने इनवर्स का रिलेशन लगा दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया, R स्क्वायर के बजाय हाफ ऑफ R स्क्वायर। सही, तो मेरा बेटा क्या बना, क्या बना 1/4 का R स्क्वायर, ये कौन से फ्लोर पे, थर्ड, नीचे से कहां चला जाएगा, तो मेरा बेटा हमारे पास कितना 4 गुना बढ़ जाएगा, फोर्स कितना गुना बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कितना गुना कम किया, आधा, 4, फोर्स क्या बढ़ गया 4 गुना, ठीक है, डिस्टेंस कम करने से फोर्स तो बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा 4 गुना बढ़, सही, 4 गुना बढ़ेगा, स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, डबल नहीं याद रखिएगा, स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। अगर 3 गुना कम करता तो 9, ठीक है, 3 गुना कम करता तो मेरा बेटा 9 टाइम्स बढ़ जाता, ठीक है ना, 3 गुना कम करेगा तो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। सही, क्लियर है मेरा बेटा। तो अगर बोलता भाई डिस्टेंस कितना कर दिया, 1/3 कर दिया, सही है, R2 को 1/3 कर दिया R1 से, तो 9 गुना बढ़ जाएगा। सही, 1/3 का क्या लेना मेरा बेटा, स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमारे पास डिस्टेंस को 4 गुना कम कर दिया तो 16 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है। एक तो याद रखना है करीब आ रहा है,
तो 1/3 देख के बाद ये नहीं सोच लेना बेटा कम हो रहा है ना, 1/3 है सर अभी, मगर यहाँ पर जाके देख रहे हो 3rd फ्लोर पे आ जाएगा नीचे, ठीक है, तो भूलना नहीं 1/3 आ रहा तो क्या वो 3 गुना कम कर रहे हैं डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कम करने से फोर्स बढ़ता है, लेकिन कितना गुना बढ़ा है, जितना गुना होगा उसका स्क्वायर ले, 5 गुना, 5 टाइम्स कम कर दिया, फोर्स बढ़ना ही चाहिए 5 टाइम्स, लेकिन 5 टाइम्स का क्या बढ़ना चाहिए, स्क्वायर, तो 25 डन है, ओके। क्लियर मेरे बेटा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, अभी हम कुछ सवालात अटेम्प्ट भी करेंगे, सही एंड में, ओके। दूसरी चीज मेरा बेटा, अब आते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट में। फोर्स का आपको आई होप कि समझ आ गया हो, 3 चीजों पे डिपेंड किया, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी चीजें, 1 मीडियम, मीडियम को परमिटिविटी बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाए, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाए, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, सही। डिस्टेंस अगर 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, और डिस्टेंस 2 टाइम्स कम करोगे 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, समझ गए, तो स्क्वायर टाइम से याद रखना डिस्टेंस, ठीक है, ओके। मेरा बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हम जब भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हाउ इंटेंस द इंपैक्ट आर, इसका मतलब क्या होता है मेरा बेटा, कि अगर कहीं पर किसी पर फोर्स लग रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी, ठीक है ना, तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, समझेंगे वहां पर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, ये सारे कॉन्सेप्ट को यहां पर समझेंगे। इंटेंसिटी बहुत सारे होते हैं, एक थप्पड़ लगाया दोस्त को मजाक में, है ना, तो वो हंस के ले लेगा, जोर का मारा अब नहीं लेगा, है ना, क्योंकि क्या ज्यादा था, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ज्यादा है तो अब हंसोगे भी तो वापस देगा वो, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ती है, तो मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इंटेंसिटी होती है। आइए, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करते मेरा बेटा क्या होता है, इट इज द फोर्स, it is the force per unit test charge, per unit test charge is known as electric field intensity, सही, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मेरा बेटा हम फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब, मेरा बेटा एक चार्ज ले लिया Q पॉजिटिव, याद रखें इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा क्या होती है मेरा बेटा, इमिट होती है, इमर्ज होती है किससे, पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट होती है कहां पर, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इमर्ज होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है, तो इसका मतलब है इमिट हुई मेरा बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस इससे बाहर आई, सर समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से बाहर आएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से बाहर आई मेरे बेटा, मैंने ये इलेक्ट्रिक लाइंस की सर तादाद कितनी होती है, कोई सवाल कर ले मुझसे, मेरे बेटा 8 नहीं होती, क्योंकि मैं आसानी से कितने बना सकता हूं, 8 होती है मेरे बेटा, इनफाइनाइट हम वी कांट ड्रॉ इट, ठीक है, सही, बट याद रखिए दीज इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दीज इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सही, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ओके, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी, ओके। मेरा बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइंस को ड्रॉ कर लूं और भर देते हैं भाई, ठीक है,
ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस भर दी भाई। अब आपको एक चीज ट्रेंड नजर आ रहा होगा इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक लाइंस चार्ज के पास जाती हैं तो एक दूसरे के करीब आती जाती है, जब चार्ज से दूर जाती है तो एक दूसरे से दूर होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस की, है ना, तो इसको कहते हैं मेरे बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस डेंसिटी। क्या कहते हैं? अब करीब आओगे तो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाए। डेंसिटी क्या होते हैं? जब लाइंस की तादाद को बोलते हैं। तो मेरा बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस करीब आती जा रहे हो, इलेक्ट्रिक लाइंस डेंसिटी क्या होती जा रही, बढ़ते जा रही। जब दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेरा बेटा इसकी वजह से अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखा यहां पर जिसका नाम रखा हमने क्यू नॉट, ठीक है, ये एक छोटा सा चार्ज होता है सर, ठीक है ना, एक छोटा सा चार्ज होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा चार्ज होता है, छोटा सा चार्ज हम क्यों रखते हैं, ताकि उसका अपना, सोचो अगर ये एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज रख लिया और इसमें से भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, और उसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ कभी भी मेजर नहीं हो सकेगी। तो इतना छोटा टेस्ट चार्ज, इतने छोटे चार्ज को कहते हैं कि उसकी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने की वजह से अब क्या होगा, हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को करेक्टली मेजर कर पाएंगे, सही, और इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। दैट्स व्हाई हम क्या लेते हैं इसको एज अ टेस्ट चार्ज। दोबारा से ओपन करके और थोड़ा सा बताता हूं आपको मेरा बेटा। टेस्ट चार्ज स्मॉलर चार्ज होता है। स्मॉलर चार्ज का मतलब है मेरा बेटा कम अज कम हम किसी बॉडी में कितना चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, कोई बता सकता है? कम अज कम किसी बॉडी में मिनिमम चार्ज कितना क्रिएट कर सकते हैं किसी बॉडी में? मेरा बेटा अगर किसी बॉडी में से मुझे चार्ज क्रिएट करना है, इस बॉल में चार्ज क्रिएट करना है, तो मेरा बेटा कितना मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? एक। सर मिनिमम एक ही हो सकता है, आधा तो नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रॉन। कौन देखा, किसने देखा? एक। तो मेरा बेटा एक निकाल सका, मिनिमम कितना निकाल सकता? एक। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? एक। और एक इलेक्ट्रॉन हो जाए या एक प्रोटॉन हो जाए, मेरा बेटा दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस, ये एमसीक्यूज आ चुका कि मिनिमम किसी बॉडी में कितना चार्ज क्रिएट कर सकते, मेरा बेटा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। इससे आधा नहीं कर सकता मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन को कहां बांटेगा, ठीक है, तो बांट ही नहीं सकते। तो इसका मतलब मिनिमम कितना चार्ज क्रिएट कर सकते, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से कम चार्ज किसी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब ये छोटा सा टेस्ट चार्ज, इसको एक बहुत छोटा सा चार्ज है, क्यों छोटा कह रहे हैं? साइज में छोटा नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में छोटा है। अब इसमें से जब इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम है तो इसको जब इसके करीब लाके रखेंगे, ये फोर्स तो फील करेगा, इसकी वजह से इसकी अपनी फील्ड क्या होगी, तकरीबन जीरो होगी, और वो उसको इंपैक्ट नहीं करेगा इसकी ओरिजिनल फील्ड को। इसी वजह से हम इसकी इंटेंसिटी को करेक्टली मेजर कर पाएंगे। तो इसीलिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं मेरे बेटा? एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। डन है, डन है, ओके। एग्जाम्पल और नहीं, सही है। तो टेस्ट चार्ज को इसलिए रखते हैं, है ना, कभी कभार कोई घर में देखते होगे, कोई है आपको नहीं मार सकता, लेकिन छोटे बच्चे को बोलेगा इसको मार, हम मारेगा, मारे उसका इंपैक्ट आपको पड़ेगा नहीं, लेकिन वो इनडायरेक्टली पहुंचाना चाहता है आपको, है ना, हार्म तो करना चाहता है, लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं होगा। तो बच्चा मारेगा तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगेगा भी, तो आप उसका कैच कर नहीं सकते, ठीक है ना, ओके, डन। तो मेरा बेटा आप समझ लो कि ये टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज, स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है मेरा बेटा, और ये जब हमारे पास इसके करीब आता तो इसकी फील्ड की वजह से इसकी फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है मेरी बात? ओके। तो मेरा बेटा कौन फोर्स लगा रहा है? ये लगा रहा, किस पे लगा रहा? तो मेरा बेटा इसमें हमारे पास अगर हमने डेफिनेशन के हिसाब से देखा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो होता है एफ अपॉन क्यू। किस पे फोर्स लग रहा? टेस्ट चार्ज पे। किसकी वजह से लग रहा? क्यू के। मेरे बेटा अगर हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर दें तो क्या था? F इज इक्वल टू के, Q1 Q2 नहीं है मेरे बेटा, Q और Q नॉट है, डिवाइड बाई Q नॉट। मेरे बेटा Q नॉट से Q नॉट, के डी क्यू अपॉन क्या बना? R स्क्वायर इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये खूबसूरती दिख रही है कि मेरा बेटा ये सिर्फ डिपेंड कर रहा क्यू पे। किस पे डिपेंड कर रहा? डिपेंड नहीं कर रहा इस पे, डिपेंड कर रहा खुद पे, क्यू पे। इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाओगे, देखो समझ रहे हो, इस बात को समझो। अगर इंटेंसिटी किसी चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को क्या करो, बढ़ाओ। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, इसकी वैल्यू से कोई फर्क, लेकिन फोर्स में फर्क पड़ता था दोनों से, Q1 और Q2 की वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट होता है, लेकिन इंटेंसिटी किसी का प्रोडक्ट नहीं। जिसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी उसके चार्ज पे डिपेंड करता। तो Q की इंटेंसिटी फाइंड करनी Q के चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब सर इंटेंसिटी कभी बढ़ानी हो तो क्या हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाएं? मेरे बेटा हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाओ। लेट सपोज 1 कूलम था तो इंटेंसिटी कम होगी, 2 कूलम होगा तो इंटेंसिटी बढ़ी। सर ये चार्ज बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ती क्यों? सवाल आया जहन में। तो सवाल आया मेरे बेटा, चार्ज बढ़ाओगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस है, सुनो मेरे बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस है, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाओगे, 1 कूलम में लेट सपोज चार मैग्नेटिक लाइंस निकलनी थी, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलनी थी, तो मेरे बेटा 2 कूलम करोगे, हो सकता 8 में ऐसी वैल्यू दे रहा हूं, 8 कूलम हो जाएगा। 3 कूलम करोगे तो मेरे बेटा 12 इलेक्ट्रिक लाइंस हो जाएंगी। 4 कूलम करोगे तो 16 इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद बढ़ती चली जाती है। किसकी वजह से? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसी वजह से इसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, बढ़ती चली। आप देखते हैं कैसे मेरे बेटा। दूसरी चीज को हम यहां प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक लाइंस के बढ़ाने से इंटेंसिटी क्यों बढ़ेगी। अब देखो मेरे बेटा, इस चार्ज को यहां पर रखा हुआ है, इंटेंसिटी ज्यादा होगी कम होगी? अगर मैं इसको, वर्ड सुनिए आगे, ए पॉइंट से मैं मूव करके लेकर आता हूं बी पॉइंट पे, यहां वजह क्या? अब देखो साइज ऑफ चार्ज ऐसे ही रखा, यहां कितने बंदा फोर्स लगा रहा? एक, करीब लेकर आ गया इसको उठा के, हाँ मेरे बेटा साइज ऑफ चार्ज। अब हमारे पास चार्ज वही है साइज में। अब मेरे बेटा कितनी लाइंस लग रही, तो इसका मतलब अब कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस हो? अब 3 मिलकर धकेल रही है इसको, पहले कितने थे? तो इसका मतलब है इंटेंसिटी यहां पर क्या हो गया? इसका मतलब डिस्टेंस कम करेंगे तो इंटेंसिटी, और मेरे बेटा इंटेंसिटी बढ़ाना तो 2 चीजें करनी है, एक तो क्या करना है, डिस्टेंस कम करना है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ इंटेंसिटी, जो ये ई इंटेंसिटी है सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अप्लाई वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने बात, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ाओगे इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ेगी, ठीक है। जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा, फोर्स लगाने वाले लोग भी ज्यादा, तो इंटेंसिटी भी ज्यादा। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ेंगी तो लोग बढ़ जाएंगे और फोर्स लगेगा ज्यादा। सही मेरे बेटा, क्लियर है? ओके। अब मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कुछ और इक्वेशंस भी हमने देखी, ठीक है ना। ओके, वो वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ सकते हैं, आते हैं मेरा बेटा। इसी तरह हमारे पास के को जब हम ओपन करते हैं मेरे बेटा क्या बनेगा? 1/, एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। सर इसमें भी नीचे ही आ रहा, यस मेरे बेटा इक्वेशन सेम, E डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू E, है ना। तो एयर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एयर, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने फोर्स में सॉल्व किया। तो इंटेंसिटी कैसे कम हो सकती है इन 2 चार्जेस के दरमियान? एक और चीज क्या मेरा बेटा, मीडियम चेंज करोगे, डाइलेक्ट्रिक डालोगे, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? अभी हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी को कम करना ही तो क्या कहलाता है? परमिटिविटी। द ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
तो जितना परमिटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रिक लाइंस कम, फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक लाइंस को कैसा बोल रहे हैं मेरा बच्चा, बंदा। जितना इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ेगा, बंदे बढ़ जाएंगे, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस कम होंगी, बंदे भी क्या हो जाएंगे, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके डन। जैसे हमारे पास फोर्स में रिलेशन था कि हमारे पास परमिटिविटी 5 गुना बढ़ गई, तो फोर्स 5 गुना, और डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी यहां पर भी 5 गुना बढ़ गई, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा। अच्छा मेरा बेटा कुछ इक्वेशंस और देख लें। यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में हमने पढ़ा V डिवाइड बाई डेल्टा आर, डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा आर, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और मेरे बेटा V इज इक्वल टू W अपॉन क्या होता है, Q, है ना, W अपॉन Q। तो मेरा बेटा क्या बना, माइनस W अपॉन Q इंटू डेल्टा R, दैट इज द इक्वेशन। सही, इनकी यूनिट्स में चाह रहा हूं आपको पता रहे यहां पर, इसलिए मेरे बेटा ऊपर यूनिट क्या इंटेंसिटी की, हाँ भाई वोल्ट पर, नीचे क्या डिस्टेंस मीटर, यहां पर मेरा बेटा फोर्स पर चार्ज न्यूटन पर कूलम, यहां पर मेरा बेटा जूल अपॉन कूलम इनटू, तो मेरा बेटा ये तीनों यूनिट हो सकती, पेपर में आपको एमसीक्यूज दे दिया, वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलम इनटू मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये तीनों तो है, चौथा नहीं होगा इसके अलावा। समझ गए मेरे बेटा, ओके। और अगर ये पूछ लिया ऑल ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन है, फिर सारे होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, ठीक है, तो फिर चौथा ऑप्शन ही सारे हैं, ये उस ऑल ऑफ दीज होंगे। क्लियर है? ओके अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मेरा बेटा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़नी, बेसिक चीजें पढ़नी, प्रैक्टिस में भी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ओके ओके तो मेरा बेटा साफ करूं, अच्छा तेज की आवाजें आती सही। ओके ये एक इक्वेशन होता है ना, पोटेंशियल डिवाइड बाय आर। अभी हमने इक्वेशन को डिस्कस नहीं किया, अभी डिस्कस करेंगे आगे। ये इक्वेशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, इंटेंसिटी का, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, है ना। V इज इक्वल टू E डॉट आर, है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे आंसर क्या आएगा, एक, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर। ये मेरा बेटा वेक्टर, ये भी वेक्टर, सही, ये दोनों वेक्टर हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एक आंसर स्केलर आए। ओके तो ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी वहां पर, इसी वजह से हमने यहाँ पर ये इक्वेशन, ये मैंने यूनिट के लिए लिखवाया, अभी हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ओके तो यूनिट के लिए कंफ्यूजन ना हो जाए बाद में। चलिए मेरे बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है मेरा बेटा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही, जीरो, बल्कि साफ करके पूरा करते हैं बस, बहुत वो है, बाद में देखेंगे ना। ओके आराम से इसको सीखते हैं। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबने कर लिया होगा। ओके जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कह सकते, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, ठीक है मेरे बेटा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, ऐसा कौन सा पॉइंट दो चार्जेस के दरमियान जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो, ऐसा कौन सा पॉइंट दो चार्जेस के दरमियान जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो मेरा बेटा, जीरो। अब मेरा बच्चा समझो, यहां पर एक अगर मैं चार्ज लेता हूं पॉजिटिव,
पहले हम इलेक्ट्रिक लाइंस को बनाना सीखते हैं मेरे बेटा। और दूसरा चार्ज मैंने ले लिया नेगेटिव, सही। तो इलेक्ट्रिक लाइंस मेरे बेटा इमर्ज होती हैं कहां से? पॉजिटिव से, और टर्मिनेट होती है कहां पर? तो मेरे बेटा कुछ यहां से निकल के जा रही होंगी, ये भी बैंड होके यहां चले जाएंगे, यहां से निकल लेंगे वो भी कहां चलेंगे? बैंड होके, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ यहाँ ये निकालना चाह रहा होगा वो भी बैंड होके कहां चले जाएंगे इसके पास, यहां से ये निकालना चाह रहा होगा वो भी बैंड होके चले जाएंगे इसके पास। तो इमर्ज होंगी पॉजिटिव से और खत्म होगी टर्मिनेट होंगी नेगेटिव। ये दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, हमेशा इमर्ज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव। ठीक है, अगर अकेला तुम्हें नेगेटिव दिख गया तो याद रखो हमेशा ऐसे बनाना है ना, ऐसे। अब पॉजिटिव तो दिख ही नहीं रहा सर, कहां से आ रहा, बस नेगेटिव है तो हमने ऐसे बना दिया। डन, क्लियर? पॉजिटिव दिखा ही नहीं कहां था, हमने बना दिया नेगेटिव में, तो अंदर ही जाएगा, इमर्ज है ना, टर्मिनेट होगा। ठीक है, डन है। चलो सही मेरे बेटा। अब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, अगर हमारे पास मेरे बेटा दो सेम चार्ज है, दो सेम चार्ज है, पहला बिटवीन टू सेम चार्जेस, बिटवीन टू सेम चार्जेस। ठीक है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट देख रहे हैं बिटवीन टू सेम चार्जेस। ओके, अब मेरा बेटा होता क्या है, इलेक्ट्रिक, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज है पॉजिटिव ले लिया, दूसरा भी सेम चार्ज है मेरा बेटा, उसको भी क्या ले लिया? पॉजिटिव। अब मेरा बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट या इमर्ज कहां से हुई? पॉजिटिव से। तो सर ये भी तो इमेज मेरे बेटा, तो क्या ये दोनों टकरा जाएंगे आपस में? नहीं मेरे बेटा, है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब है सर ये जब यहां से आ रहा होगा तो ये यहां चला जाएगा, और इसका वाला भी यहां चला जाएगा ऊपर जाके पैर, और ये भी जब यहां से आ रहा होगा तो ये यहां चला जाएगा सर, ये भी इसके पास नहीं जा पाएगा, ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकेंगे। जो भी लाइंस होगी यहाँ पर मेरे बेटे, यहां से निकलेंगे यहाँ पर, यहां से निकलेंगे यहाँ पर, यहां से निकलेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ सेंटर पे सर कोई एक पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस पहुंचेंगी नहीं रिपल्जन की वजह से। सेंटर में कोई पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस पहुंचेंगी नहीं, वहां पर इंटेंसिटी भी कितना होगा मेरे बेटा? जीरो। समझ गए? तो इस पॉइंट को बोलते हैं मेरे बेटा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट। सही, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट। डन। अब मेरा बेटा इन दो चार्जेस के दरमियान में कूलम से कहा था भाई कि सर आप ले लो, सर आप ले लो आर। कूलम ने मुझसे नहीं कहा था, लेकिन ठीक है, तो हमने ले लिया आर, दो चार्जेस के दरमियान। ओके, तो मेरा बच्चा यहां से एक चार्ज से हमने पॉइंट में कहा मेरा बेटा कि यहां पर आप ले लो एक चार्ज से डिस्टेंस x, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या ले लिया? x। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से, दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूं, इस चार्ज की वजह से, जो पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज को ले लिया Q2, तो Q1 की वजह से जो इस पॉइंट के डिस्टेंस है इसको क्या ले लिया मेरे बेटा? x। तो बता सकते हो इस पॉइंट का दूसरे चार्ज से डिस्टेंस कितना? r माइनस एक्स होगा मेरा बेटा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना? r, माइनस कर दे r में से, क्या बना? r माइनस। तो इस पॉइंट में इसकी वजह से डिस्टेंस और इंटेंसिटी, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी, कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला? तो सर आपने बताया कि भाई E इज इक्वल टू, मैंने नहीं बताया, Q1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे निकालना इंटेंसिटी, आप ले लो मेरा बच्चा R स्क्वायर। अब सर Q1 का निकालना है इस पॉइंट पे मैंने, Q1 का निकालना है इस पॉइंट पे मैंने, Q1 का निकालना है इस पॉइंट पे मैंने, तो Q1 तो ले लिया सर, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए, मैंने बता दिया भाई x। सही, और इस पॉइंट से मेरे बेटा इस चार्ज का, हाँ भाई सही, तो क्या बना? K Q2 अपॉन R माइनस। तो मेरे बेटा जीरो क्यों हुआ यहां पर सर इंटेंसिटी? क्योंकि मेरे बेटा उस वक्त इंटेंसिटी उस पॉइंट पे जीरो होगा। और सुनिए, इंटेंसिटी उस पॉइंट पे जीरो होगा
जहां पर इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी आपस में क्या हो जाए, बराबर। अब दोनों बराबर होंगे तो रिपेल करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? जहां पर इसकी इंटेंसिटी और दूसरे वाले की इंटेंसिटी दोनों क्या हो जाए, बराबर, और वो दोनों रिपेल करके उस पॉइंट पे किसी भी, ना तू लेगा ना मैं, तो उस पॉइंट को कोई ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जहां पर इंटेंसिटी बराबर होगी वहीं पर ये हक हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं तो फिर तो जो जो ज्यादा होता है, ऊपर होता है, वो तो हमेशा उस जगह को ले लेता है। तो मेरे बेटा दोनों की इंटेंसिटी क्या है, बराबर, तभी क्या होगा, उस पॉइंट पे कोई लाइंस पहुंचेगी। तो इसका मतलब सर आप कह रहे हैं कि इंटेंसिटी चार्ज Q1 की वजह से, इंटेंसिटी चार्ज Q2 की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगी, बराबर, और बराबर होने की वजह से इतना रिपेल करेंगे कोई लाइंस पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसकी वैल्यू को लिखा KQ1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और इसकी इंटेंसिटी को लिखा KQ2 R माइनस एक्स का स्क्वायर। सही, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन। तो आपसे बोला वो डिस्टेंस बताइए, ये वो डिस्टेंस बताइए, वो डिस्टेंस बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो रही। तो मेरा बेटा वो डिस्टेंस क्या है, x, Q1 से, दूसरे से क्या है, R माइनस। यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, पेपर में एमसीक्यूज आ गया, यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, सही है। अगर मेरा बेटा, अगर तो सेम चार्ज है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोबारा बोल रहा हूं सुनिए, क्या बोला मैंने, सेम चार्ज है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, सेम चार्ज है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो याद रखिए इन दोनों के सेंटर पे इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। कहां, क्या बोल रहा हूं मैं, तो मेरा बेटा अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस था 10 मीटर, तो इंटेंसिटी कहां पर जीरो होगी, 5 मीटर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास हमेशा 5 मीटर होगा। अगर इसके चार्ज की वैल्यू कम, इसकी चार्ज की वैल्यू, तो मेरे बेटा जो छोटा चार्ज होगा उसके करीब होगा और जो बड़ा चार्ज होगा उसके, क्यों, कोई जवाब दे सकता? दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला पहले, अगर दो चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है तो बिल्कुल सेंटर पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना, 10 मीटर, इंटेंसिटी जीरो कहां आएगी, 5 मीटर। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में फर्क है, एक चार्ज बड़ा है एक चार्ज छोटा है, तो मेरे बेटा याद रखिए इंटेंसिटी x की वैल्यू, जो लेट सपोज मैंने बोल दिया यहां पर Q1 स्मॉलर देन Q2, सही है, तो छोटे चार्ज से ये x की वैल्यू छोटे चार्ज से करीब होगी और मेरा बेटा दूर होगी। वजह समझिए क्यों, उसकी वजह समझिए क्यों, ऐसा क्यों होता है मेरा बेटा। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों की इंटेंसिटी क्या हो, दोनों इंटेंसिटी बराबर हो, तभी वो रिपेल करके इलेक्ट्रिक लाइंस की वैल्यू कितनी कर देंगी, जीरो। अब समझिए, अगर तो तुम, जब हमारे पास इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो मेरा बेटा अगर आप इस चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है तो सेंटर में इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, क्यों मेरा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा। डिस्टेंस दोनों का अगर सेंटर में रखोगे, डिस्टेंस दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। डिस्टेंस दोनों का क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना, डिस्टेंस सेंटर पे लिया, दोनों का डिस्टेंस सेम, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो इंटेंसिटी याद करो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना 1/r² की। r² की तो बात ही खत्म हो गई जब सेंटर की बात कर दी हमने, सही, सेंटर की बात कर दी, इसके लिए डिस्टेंस सेम, इसके लिए डिस्टेंस सेम। अब किस पे बात आएगी, इंटेंसिटी, क्यू, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा और किसका कम, तो इसका मतलब है सेंटर पे जाओगे तो इंटेंसिटी Q2 का ज्यादा होगा, Q2 की क्या होगी, तो मेरे बेटा इक्वल इंटेंसिटी होगा नहीं, फिर इसका मतलब वो पॉइंट ही नहीं है जहां एक की इंटेंसिटी ज्यादा एक की इंटेंसिटी कम, दोनों की इंटेंसिटी सेम। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज से डिस्टेंस को मेरे बेटा, डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे चार्ज से डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, तो इसके करीब, गौर से देखो, इस पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट करता जाऊं इसके करीब करीब, तो जितना इस चार्ज के करीब आऊंगा इंटेंसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, क्यों मेरा बेटा, इसके करीब आ रहा हूं इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इससे दूर जा रहा हूं इंटेंसिटी, एक पॉइंट आएगा जहां पर इसकी इंटेंसिटी कम होते 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 इसकी इंटेंसिटी बढ़ते 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 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दोबारा से जीरो। समझ गए, तो इसका मतलब छोटे चार्ज से वो करीब हो जाएगा, बड़े चार्ज से वो, समझ आया।
ठीक है। फॉर अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फॉर अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हाँ मेरे बेटा, फॉर अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हाँ भाई, एक्स इज किससे नियर होगा, नियर टू स्मॉल चार्ज, हाँ बेटा, नियर टू स्मॉल चार्ज, एंड मेरे बेटा फार टू, हाँ भाई, लार्जर ग्रेटर चार्ज। ओके, कुछ भी लिख दो, लार्जर लिख दो, ग्रेटर लिख दो, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ओके, ठीक है। तो x करीब होगा किससे मेरा बेटा, स्मॉल चार्ज, ठीक है। लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल हो गया तो मेरा बेटा बात ही खत्म, कहां आएगा, सेंटर। कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पेपर में, आपसे बोला 0 पॉइंट है, निकाले, दो चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 0 फील्ड पॉइंट निकाले। मेरा बेटा सोचने की जरूरत, दोनों के दरमियान डिस्टेंस सर जितना भी हो, अगर 5 मीटर है तो 2.5 दोनों से हो, है ना। अगर 10 मीटर हो दोनों से कितना होगा, 5 हो, सही। लेकिन अगर अनइक्वल हुआ तो फिर किसके करीब होगा, स्मॉलर के करीब होगा, और लार्ज चार्ज से क्या होगा, दूर हो। अब उसको सॉल्व करने के लिए मेरे बेटा हम ये सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, तो देन हम देखेंगे। हाँ मेरे बेटा, कोई सवाल, डन है, ओके। और मेरे बेटा ठीक है, इक्वल और अनइक्वल दोनों बात हो गई, और चार्जेस कैसे, सेम। चार्जेस कैसे, इक्वल और अनइक्वल दोनों बातें। इक्वल हो गया तो सेंटर, अनइक्वल हो गया तो स्मॉलर से करीब और लार्जर से दूर। और मेरा बेटा अगर सेम चार्ज हो गए, सॉरी अपोजिट चार्ज हो गए, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, ठीक है। हाँ भाई, अपोजिट चार्ज, घड़ी देख रहे हो, जाग गए इतने देर से, तुम सो रहे थे, छुट्टी का टाइम हुआ, जाग गए तुम। हाँ भाई, अपोजिट चार्ज, ठीक है। कैमरा घुमाने वाला होना चाहिए, है ना, कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जाग रहा है। और जैसे ही छुट्टी का टाइम होता है कुछ लोग फौरन जागते हैं, अलार्म वैसे तो सुबह नहीं उठा पाती है ना, लेकिन क्लास के अलार्म उठा देती। चलो अपोजिट चार्ज मेरा बेटा, सही है, चल भाई चल, ओके। क्लास होगी जब तक खत्म नहीं होती हमारी बात, ओके, ठीक है, ओके। तो मेरा बच्चा याद रखो, अब यहां पर क्या होगा, देखो मेरा बेटा, चार्ज निकला Q1 से, लेट सपोज ये इसका नाम रख दिया Q1, दूसरा रख दिया Q2, कोई फर्क नहीं पड़ा, अनइक्वल ले लिया, Q1 इज ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर ले लेते हैं हम, बेचारों को कब तक छोटा रखेंगे, ओके। तो ग्रेटर देन Q1 से Q2 बड़ा ले, ओके, सही। अब मेरा बेटा ये इलेक्ट्रिक लाइन्स यहां से निकलेंगी सर, यहां पर टर्मिनेट तो होंगी नहीं सर, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलती किससे, पॉजिटिव, टर्मिनेट कहां होती, तो इसका मतलब है सर जीरो फील्ड पॉइंट तो बीच में आ ही नहीं सकता। यस, जवाब है यस, कभी भी नहीं हो। जब भी दो चार्ज के दरमियान जीरो फील्ड पॉइंट तब हो सकता है जब चार्ज कैसे हो, सेम, कैसे हो, लेकिन जब भी अपोजिट चार्ज होगा तो कभी भी इनके दरमियान में वो फील्ड पॉइंट नहीं आएगा, हमेशा इनसे बाहर आएगा। समझ रहे हो क्यों, इलेक्ट्रिक लाइन तो ये बजाय कि ये निकलेगा जल्दी से ये खींच लेगा, तो ये आने ही नहीं देगा कभी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो पॉइंट है वो हमेशा बाहर होंगी, किससे मेरा बेटा, अगर तो दो चार्ज अपोजिट, सही, क्लियर, ओके। तो मेरा बेटा अब याद रखो Q1 से एक बात याद रखिएगा, चलो दोबारा से छोटा कर देते हैं इसको, क्योंकि हमारे ना वीडियो में वो फिर बाहर ना चले जाए। ओके, तो अब हम इसको दोबारा छोटा कर देते, ठीक है, परेशान होने दो। ओके, Q1 Q2, चलिए, तो Q1 को छोटा कर दिया, सही, छोटा भाई जितना भी बड़ा हो जाए छोटा ही रहता है, ओके। तो हमारे पास यहां पर Q1 इज लेस देन मेरा बेटा Q2। अब मेरा बेटा Q1 से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो पॉइंट मेरा बेटा इस किसके करीब, x जो डिस्टेंस है ना, ये जीरो फील्ड पॉइंट आ गया, तो x जो है छोटे चार्ज के करीब होगा और बड़े चार्ज से दूर, इंडिपेंडेंट है, लव सुनो, इंडिपेंडेंट है,
मैग्नीट्यूड और नेचर ऑफ चार्ज, सॉरी इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव। सिर्फ करीब x किससे करीब होगा, स्मॉलर चार्ज, दूर किससे होगा, ग्रेटर चार्ज। तो यहां पर कौन बड़ा है मेरे बेटे, इसीलिए देखो यहां से यहां पर, तो इनके दरमियान तो डिस्टेंस किसने बोला था, कौन बोला था, कूलम, है ना। इनके दरमियान दो चार्ज के दरमियान तो डिस्टेंस आ लेना, करीब किससे होगा, एक्स से करीब होगा जो स्मॉलर चार्ज। अब मेरा बेटा गौर से देखो, इंटेंसिटी जीरो फील्ड पॉइंट निकालोगे ना, E1 बराबर करेंगे सर E2 के, सही है, तभी जीरो फील्ड पॉइंट आएगा, है ना, सही है। जीरो फील्ड पॉइंट तब आएगा जब दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, किसी भी पॉइंट में बराबर। अच्छा, तो अगर मैं इसके हिसाब से निकालूं इसके रिस्पेक्ट से, तो इससे डिस्टेंस Q1 से कितना बनता मेरा बेटा, KQ1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा बेटा दूसरे से कितना बनता, KQ2 अपॉन आर स्क्वायर, आर तो यहां पहुंचाएगा P पे पहुंचाने के लिए, R प्लस एक्स, समझ रहे हो, द कॉन्सेप्ट इज यार R प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो जीरो फील्ड पॉइंट यहां से निकलेगा इस फॉर्मूले से, बट डिपेंडिंग ऑन कि मेरे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसका कम किसका ज्यादा, तो करीब हो। जहन में कभी सवाल आ जाएगा, है ना, आ जाता है, ठीक है, खैर है, ठीक है। तो मेरे बेटा हाँ चलता नहीं है हमारा, लेकिन कभी कभार चला लेते दिमाग, है ना। ओके, पढ़ाई में नहीं चलता, बाकी काम में चलता है। ओके, तो मेरा बेटा सुनो, सुन लो, कोई मसला नहीं है, कभी कभार दर्द हो जाता है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, कभी सोचने में सर करीब आपने बोल दिया, आपकी हम बात हर मान लेते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके करीब जीरो हो जाएगा, आपने बोल दिया, हमने मान लिया, इक्वेशन भी बनाई, कैसे होगा जीरो। मेरा बेटा सिंपल कॉन्सेप्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम, जब हम उससे दूर जाते हैं, जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसका कम, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले ही कम, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसकी सर चार्ज के मैग्नीट्यूड पहले ही कम है, इंटेंसिटी इसकी पहले ही कम, आप उससे दूर जाएंगे इसकी इंटेंसिटी और तेजी से कम होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पहले ही कम था, और इससे मेरा बेटा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा, तो इसकी इंटेंसिटी पहले ज्यादा, इसकी जो खत्म होने की इंटेंसिटी डिक्रीज होने की एबिलिटी है वो स्लो है, इसकी डिक्रीज होने की एबिलिटी फास्ट, तो इसीलिए इससे करीब होगा और इससे दूर, दैट्स व्हाई। समझ आ रही मेरी बात समझ आई। तो इसी वजह से हमारे पास जो भी हो, जो चार्ज छोटा होगा उससे करीब और दूसरे वाले चार्ज से डन है, और ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द चार्जेस, बिटवीन दी चार्जेस नहीं आएंगे, कब मेरा बेटा, अपोजिट, और हमेशा बिटवीन दी चार्जेस पॉइंट आएगा जब सेम चार्ज, डन है, ओके, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये पॉइंट हम नहीं पढ़ते इंटरमीडिएट में, लेकिन खासतौर पे जब हम दूसरे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देते हैं तो उनमें कुछ सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स आपको सारे बता दिए मैंने, ओके। अगर आप बोलेंगे तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ सवाल 6-7 सवाल हमने बनाए में, नहीं करना है, ओके, छोड़ देते, मेरा क्या जाएगा, पेपर मैंने थोड़ी देना, मेरा हो गया जो होना था, ओके, सही, मेरा मास्टर्स भी हो गया, तो इंजीनियरिंग भी हो गई और मास्टर्स भी कर लिया मैंने, ठीक है मेरा बच्चा, हाँ अच्छा, नोट करो भाई कौन कौन है ना, हमारे वही मैं कहता हूँ रोटेशन वाली वीडियो ने जो बोलता है उसको नोट करो, 2 साल बाद देखेंगे किसका हुआ, सही, ओके, चले, ठीक है मेरा बच्चा, मजाक कर रहे हैं, ओके। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि इंटेंसिटी क्यों किसके करीब होती है, किसके दूर होती है, कहां पर होना चाहिए, तो हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम को, वी विल ट्राई, अगर इफ आई हैव सम टाइम, अगर मेरे पास कुछ टाइम हुआ तो मेरा बच्चा मैं करके दे दूंगा, अदरवाइज यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ठीक है, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो, वरना या ऐसा करेंगे, क्योंकि लेक्चर हम स्टार्ट नहीं कर सकते, वो लेक्चर का एंड पॉइंट होता है कि मैं अगली क्लास स्टार्ट करूं और उसमें पहले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करें, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वी विल ट्राई टू, या हम कोशिश करेंगे
कि मैंने क्वेश्चंस बनाए में कुछ और उसको मैं पेन टैब पे सॉल्व करूं और इसी वीडियो के साथ अटैच करूं। ठीक है मेरे बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।